हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू। आज हम टोर्ट लॉज की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर टोर्ट। तो देखिए, कोई भी रॉन्ग आपका या तो सिविल रॉन्ग हो सकता है या क्रिमिनल रॉन्ग हो सकता है। सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग में डिफरेंस क्या होता है? सिविल रॉन्ग वर्सेस क्रिमिनल रॉन्ग। देखिए, सिविल रॉन्ग आर रॉन्ग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई रॉन्ग होता है तो सिविल रॉन्ग कहलाएगा। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग वो रॉन्ग है विच आर रॉन्ग अगेंस्ट कंप्लीट सोसाइटी। जब कोई कंप्लीट सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग होता है तो दैट इज क्रिमिनल वन। यहाँ पे प्रोसिक्यूटिंग पार्टी स्टेट होती है, यानी स्टेट मीन्स गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करती है। लेकिन सिविल रॉन्ग के केस में जरूरी नहीं है कि स्टेट ही हो, इंडिविजुअल पर्सन ए वर्सेस बी भी हो सकता है। बट क्रिमिनल रॉन्ग में जनरली स्टेट होती है। तो ये आपका मेन डिफरेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सपोज कीजिए कोई आपकी पॉकेट पिक पॉकेटर आपकी पॉकेट मार लेता है, पर्स चुरा लेता है। अब उसमें आपके 1000 रुपीज सपोज करो पर्स में है, तो दिस अमाउंट्स टू थेफ्ट। चोरी की है उसने। थेफ्ट इज नॉट ए सिविल रॉन्ग। चोरी करना एक क्रिमिनल रॉन्ग में आता है। अब ये ऑर्डर आ सकता है, जज साहब जब ऑर्डर सुनाए तो ये बोलें कि भाई इसने चोरी की है, तो वैसे थेफ्ट की पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ में अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन जज साहब अगर ये बोलें कि ठीक है 3 साल की इम्प्रिजनमेंट तो ऑर्डर होगी ही होगी, साथ में जो 1000 रुपीज का इसने चुराया है वो भी रिटर्न किया जाएगा, जिसकी पॉकेट मारी है, जिसकी जेब से इसने चुराया है। तो ये आपका, ये तो इन एडिशन है, मतलब 1000 रुपीज तो वापस हो ही जाएंगे, साथ में इसको पनिशमेंट 3 साल की और मिलेगी। ये एक क्रिमिनल वन है। थेफ्ट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। दूसरी तरफ देखिए, सपोज कीजिए एक्स कोई पर्सन है, वो बैंक से लोन ले लेता है। अब लोन लेने के बाद ईएमआई चुकानी पड़ेगी। अब अगर ईएमआई नहीं चुकाएगा तो क्या क्रिमिनल ऑफेंस हो गया? नो, दिस इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये एक सिविल रॉन्ग माना जाएगा। हालांकि ये आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ टोर्ट लॉज है, इसके लिए सेपरेट लॉज बनी हुई है। ईएमआई अगर कोई नहीं चुकाता तो उसके लिए अलग से लॉज बनी हुई है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है आपके पास। सरफेसाई एक्ट है, SARFAESI, सरफेसाई एक्ट है। ये लोन रिकवरी के लिए होते हैं। रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT बने हुए हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो लोन रिकवरी के लिए बनाए गए हुए हैं। वो एक्सक्लूसिव डोमेन है अलग एक्ट का, वो टोर्ट लॉज में नहीं आएगा, बट दैट इज अ सिविल रॉन्ग। तो सिविल रॉन्ग भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिविल रॉन्ग टोर्ट होते हैं। हर सिविल रॉन्ग टोर्ट नहीं होता, ठीक है, कुछ सिविल रॉन्ग टोर्ट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टोर्ट वर्ड का ओरिजिन कहां से होता है। तो टोर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच टोर्टम, टोर्टम विच मीन्स ट्विस्टेड। ट्विस्ट का मतलब कोई चीज ट्विस्ट हो जाए, आपका कुछ राइट आपके पास है और वो हर्ट हो जाए तो फिर ब्रीच हो गया, ठीक है, ट्विस्ट हो गया। उसकी फिर रेमेडी टोर्ट लॉज में आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसकी थोड़ी सी हमें इस स्टेटमेंट से मिलेगी। टोर्ट, दिस इज बेसिकली अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। कोई ड्यूटी, एक्स कोई पर्सन है, उसके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज हो रखी है। ड्यूटी किसने लगाई है? लॉ ने लगाई है। विच गिव्स राइट्स टू अ सिविल राइट ऑफ एक्शन फॉर अ रेमेडी। अब अगर ये ड्यूटी का ब्रीच होगा, एक्स इस ड्यूटी का ब्रीच करेगा जो लॉ ने लगाई है, तो अपोजिट पार्टी, सपोज करो एक्स ने वाई के अगेंस्ट ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, वाई इसमें इंजर्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है। वाई इज द एग्रीव्ड पार्टी और इंजर्ड पार्टी, जिसको हम बोलेंगे प्लेंटिफ। कोर्ट में जब सूट फाइल होता है तब इंजर्ड पार्टी जो सूट फाइल करती है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। और कोर्ट में जब केस फाइल होगा तो लिखा जाएगा वाई वर्सेस एक्स, वाई प्लेंटिफ, एक्स डिफेंडेंट।
तो यहाँ पे एक सिविल सूट फाइल होगा विच गिव राइट्स टू अ सिविल राइट ऑफ एक्शन। सिविल राइट ऑफ एक्शन यानी राइट ऑफ एक्शन मींस सिविल सूट। सिविल सूट फॉर अ रेमेडी नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी अदर एरिया ऑफ लॉ। रेमेडी मींस उपचार। अब कोर्ट में जाना इज अ रेमेडी। कोर्ट में जाके आप अब जो भी आपका राइट हर्ट हुआ है उसको एनफोर्स करवाएंगे, उसकी कुछ रेमेडी डिमांड करेंगे, उसका कुछ ट्रीटमेंट कुछ उपचार लेंगे आप, दैट इज रेमेडी। नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी अदर एरिया ऑफ लॉ। और ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है यानी एक्चुअली जो राइट आपका हर्ट हुआ है अगर वो किसी और लॉ कोई और लॉ है उसके ट्रीटमेंट के लिए किसी और लॉ के अंदर वो एक्सक्लूसिवली ट्राई हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया लोन रिकवरी के लिए, अगर किसी ने किसी को लोन दिया और वो लोन रिकवर करना है तो टोर्ट लॉज में नहीं आएंगे आप, उसके लिए अलग से लॉ बनी हुई है, ठीक है, उन लॉज के अंडर ट्रायल चलेगा, नॉट अंडर टोर्ट लॉज। तो वो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव टू दैट पर्टिकुलर डोमेन, सो वहीं पे जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। यानी अगर किसी सिविल रॉन्ग के लिए एक्सक्लूसिव कोई एक्ट बनी हुई है तो फिर वो उस एक्ट के अंडर चलेगा। अगर कोई ऑफेंस नहीं रॉन्ग बोलेंगे, अगर कोई रॉन्ग ऐसा है जो कि एक्सक्लूसिव किसी एक्ट के अंडर कवर नहीं होता तभी आपका वो टोर्ट लॉज के अंदर आएगा। मैं ज्यूम करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज सिविल इंजरी, सिविल रॉन्ग और सिविल इंजरी। कमिटिंग एन इंजरी, व्हाट इज इंजरी, इंजरी मींस फिजिकल इंजरी जरूरी नहीं है, इंजरी मींस वायलेटिंग समवन्स लीगल राइट। किसी के पास कोई राइट है, आपके पास राइट टू वोट है, यू हैव राइट टू वोट। अब चुनाव हो रहे हैं, आप वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन कोई इलीगली आपको वोट डालने ना दे, आपका लीगल राइट है राइट टू वोट और आपको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, इट मींस योर लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड, सो यू हैव सफर्ड एन इंजरी, आपको इंजरी हुई है, दैट इज सिविल रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके मीनिंग आपको मालूम होने जरूरी है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, देखिए दो चीजें हैं, एक होता है डैमेज और दूसरा होता है डैमेजेस, एस का फर्क है बस। अगर इधर डैमेज है, डैमेज तो मींस जिसने जो एक्ट किया है उससे उसको कुछ लॉस हुआ है, उसको कुछ इंजरी के परस्यूएंट जो लॉस होता है उसको डैमेज बोलते हैं, ठीक है। इंजरी हुई, इंजरी के बाद जो लॉस हुआ, किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ, राइट टू वोट किसी का एक्सरसाइज नहीं हो पाया, तो उसके बाद जो उसको अल्टीमेट लॉस होगा उसको बोलेंगे डैमेज। और डैमेजेस क्या होता है, लॉस होने के बाद सपोज करो आप आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ, उससे आपको कुछ सपोज करो 50,000 का आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको लॉस हुआ है, तो अब आप कोर्ट में सूट फाइल करेंगे, सूट फॉर क्लेमिंग दीज 50,000 रुपीज, और उसके अलावा एडवोकेट फी और हैरेसमेंट फी और मेंटल और फिजिकल टॉर्चर वगैरह ये सब 1 लाख रुपए तक का आप सूट बना देंगे, सूट अमाउंट कर देंगे। तो ये जो अल्टीमेट फाइनल अमाउंट जो आपने क्लेम किया है 1 लाख रुपए, दैट वो डैमेजेस है। तो डैमेजेस मीन्स कि जो मनी आप डिमांड करते हैं in lieu of damage that you have suffered consequent to violation of your legal right, okay, right, डन। अनलिक्विडेटेड डैमेज पढ़ेंगे एक बार। अब ये डैमेजेस भी दो तरह के हो सकते हैं, मैंने आपको डैमेजेस एक्सप्लेन किए हैं। डैमेजेस भी दो तरह के हो सकते हैं, अनलिक्विडेटेड और दूसरे नीचे लिखे हुए हैं लिक्विडेटेड। अब मैं एक बार इस स्लाइड क्लीन कर दूं, उसके बाद और अच्छे से क्लीन एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए इधर x है और इधर y है, दोनों आपस में मिल बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, x ने कुछ माल y को सप्लाई करना है, टर्म एंड कंडीशन इसके अंदर एग्रीड है, और y बदले में x को रुपए कैश पेमेंट करेगा, x इसको गुड्स सप्लाई करेगा। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों
आज ही जैसे एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लोज डाला जाएगा कि अगर एक्स गुड सप्लाई नहीं करेगा या वाई अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो फिर दोनों एक दूसरे को कितना डैमेजेस कंपनसेशन देंगे। सपोज कीजिए दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई एक्स अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया तो एक्स 50,000 रुपीज कंपनसेशन देगा, और वाई अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया, अपनी कमिटमेंट को सेटिस्फाई कंप्लीट नहीं करा पाया, परफॉर्म नहीं कर पाया, तो फिर वाई एक्स को 50,000 रुपीज देगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसीजन, ये एक फाइनल अमाउंट डिसाइड हो चुका है कि कितना पैसा, कितना कंपनसेशन कौन किसको प्रोवाइड करेगा। जब पहले से ही ये सब डिसाइड हो चुका हो तब हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। ऑलरेडी अगर डिसाइडेड है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस, और अगर डिसाइडेड नहीं है, अब सपोज कीजिए एक्स और वाई एक दूसरे को जानते भी नहीं है कौन है, एग्रीमेंट तो दूर की बात है, एग्रीमेंट तो कभी हुआ ही नहीं है इनका। अब कोई ड्यूटी एक्स के ऊपर लॉ ने लगाई है कि ये वाई का ये कोई फला फला राइट ब्रीच नहीं करेगा। सपोज कीजिए, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, इधर ये दोनों बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अब एक्स को नीचे उतरना है, एक्स नीचे उतरने लगा, इसको इसने पीछे ध्यान नहीं दिया, नीचे उतर के इसने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और वाई इसके पीछे था, वाई को वो दरवाजा जाके लगा और वाई के कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे सपोज की हल्की फुल्की चोट आ गई है। अब एक्स ने क्योंकि ध्यान नहीं रखा, नेग्लिजेंट एक्ट है एक्स की, उसके परस्यूएंट वाई को एक इंजरी हुई है, वाई का लीगल राइट वायलेट हुआ है। तो अब इन दोनों कंपनसेशन कितनी अवॉर्ड होगी, डैमेजेस कितने अवॉर्ड होंगे, क्या आप गैस कर सकते हैं वाई कितना डैमेजेस क्लेम करेगा? नो, अभी कोई प्री ऑलरेडी ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट इनका, अरेंजमेंट इनका नहीं है। ऐसे में अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कंपनसेशन कितनी अवॉर्ड होगी? अब वाई तो 1 करोड़ का सूट डाल देगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए दिलवाओ। क्या 1 करोड़ मिलेंगे इसको इतनी छोटी मोटी चोट के लिए? नहीं मिलेंगे। ये डिसीजन कौन करेगा कितना अमाउंट सफिशिएंट है? ये डिसीजन जज साहब करेंगे, कोर्ट करेगी। तो ऐसे डैमेजेस जब एक ऑलरेडी अमाउंट फिक्स्ड ना हो कि कितना डैमेजेस कौन सी पार्टी किसको पे करेगी, तब उस केस में होते हैं आपके अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। सो द मनी इक्विवेलेंट टू द डैमेज सफर्ड, that is damage as a result of the injury, not determined पहले से ही डिटरमाइंड नहीं है, rather not predetermined, पहले से डिटरमाइंड नहीं है, ये डिसाइड टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। दे आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तो जनरली लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ही लिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे, कभी कभी अनलिक्विडेटेड भी हो सकते हैं और होते हैं, वो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में देखेंगे। फिलहाल अभी आप इनके टर्म्स के मीनिंग समझिए बस। सिविल रॉन्ग, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है, बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टोर्ट। लेकिन हर सिविल रॉन्ग टोर्ट नहीं होता। जैसे रीजनिंग आप पढ़ते होंगे, रीजनिंग में आप बनाते हैं, जैसे इधर सपोज कीजिए मैं इधर टोर्ट बना देता हूँ, टी है ये, दिस इज टी, और ये एक बड़ा स्फीयर है, इस बड़े स्फीयर के अंदर ये सिविल रॉन्ग है। तो बताइए ये ठीक है या फिर ये सिविल रॉन्ग है और ये टोर्ट है, ये ठीक है? हमने पढ़ा टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, यानी टोर्ट तो सिविल रॉन्ग है ही, ओके, बट एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टोर्ट। हर सिविल रॉन्ग टोर्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। इसके अकॉर्डिंग तो हर सिविल रॉन्ग टोर्ट भी हो गया, एवरी सिविल रॉन्ग इज अ टोर्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो स्फीयर के बाहर हैं ये केवल सिविल रॉन्ग है, और जो इस स्फीयर के अंदर है वो सिविल रॉन्ग भी हैं और टोर्ट भी हैं। तो इसीलिए दिस वन इज करेक्ट, दिस फिगर इज करेक्ट, द सेकंड वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, breach of contract and trust are also civil wrong but not torts। देखिए
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो उसके पास आप उसके लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर ट्रायल हो चलेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, इसलिए वो अलग एक्ट है, टोट का ब्रीच नहीं माना जाएगा वो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अब ट्रस्ट क्या होता है, सुना होगा आपने, ट्रस्टी होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टेम्पल के ट्रस्टी होते हैं। तो वो कौन होते हैं? ट्रस्टी एक तरह से मैनेज करते हैं प्रॉपर्टी को, दे आर लाइक मैनेजर्स ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसकी इनकम को, प्रॉपर्टी यानी जो जैसे कोई स्कूल है, सपोज कीजिए स्कूल के ट्रस्टी हैं, वो स्कूल किस लिए बनाया गया है? एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। लेकिन एजुकेशन इम्पार्ट कैसे होएगी? उसकी मैनेजमेंट भी करनी होगी, तो मैनेजमेंट करने के लिए बना दिए जाते हैं ट्रस्टी। ठीक है, वो जितनी भी स्कूल से इनकम होएगी, सारी इनकम को स्कूल के ही प्रोविजंस के लिए, बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ही स्पेंड करेंगे। तो अगर कोई सपोज कीजिए ट्रस्टी कुछ गड़बड़ कर दे, कोई ट्रस्टी 10 लाख रुपए इनकम आई स्कूल की, और ये 10 लाख रुपए स्कूल के पर्पस में लगाने की बजाय खुद खा जाए, यानी ट्रस्ट डीड बनती है अलग से, ट्रस्ट डीड बनाई जाती है। जब भी कोई ट्रस्ट बनाता है वो एक एग्रीमेंट भी बनाता है जिसपे साइन होते हैं दोनों पार्टीज के, उसकी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही गवर्न होता है। लेकिन अगर कोई इस एग्रीमेंट का, इस डीड का ब्रीच कर दे, तब हो जाएगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो वो भी हालांकि सिविल रॉन्ग है, बट नॉट टोर्ट। जब वो था सिविल रॉन्ग, क्योंकि ट्रस्ट के लिए भी आपके पास अलग से ट्रस्ट एक्ट है, यू हैव अ सेपरेट एक्ट, ट्रस्ट एक्ट। तो एक्सक्लूसिवली क्योंकि ट्रस्ट एक्ट के अंदर ट्राइबल है, तो वो टोर्ट लॉज में नहीं आएगा। आई होप दिस क्लियर्स। नेक्स्ट है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टोर्ट को डिफाइन करना अलग अलग जूरिस्ट्स ने, डिफरेंट डिफरेंट लीगल जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने कोशिश की है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक्स की जो लॉ डिक्शनरी है, ये बहुत पॉपुलर डिक्शनरी है। किसी भी डेफिनेशन के लिए आप हमेशा इसको रेफर करेंगे, कभी जब आप लॉ करेंगे तो देखेंगे हर लाइब्रेरी में रखी होती है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइंस अ टोर्ट एज, अब ये क्या बोलते हैं टोर्ट के बारे में, कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच a remedy may be obtained usually in the form of damages। इनका मानना है कि टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए एक रेमेडी हमेशा ऑब्टेन हो सकती है, मे बी ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस। और ये डैमेजेस मैं बता चुका हूँ। डैमेजेस हेयर मींस कंपनसेशन, कौन सी पार्टी कितना दूसरी पार्टी से क्लेम करती है, दैट इज डैमेजेस। डैमेज वर्सेस डैमेजेस आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद सालमेंट्स की डेफिनेशन है। सालमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग सभी बोलेंगे, है ही सिविल रॉन्ग, उधर भी सिविल रॉन्ग है, नीचे भी सिविल रॉन्ग है। टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। कॉमन लॉ एक्शन, कॉमन लॉ एक्शन ब्रिटेन की लॉ को कॉमन लॉ बोलते हैं। कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने टर्म यूज कर दी अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड का मतलब है कि compensation amount has to be decided by the court, amount is to be decided by the court। तो आप सूट फाइल कर दीजिए, कोर्ट जज साहब डिसाइड करेंगे कितना डैमेज अवार्ड होना है। फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम देख चुके हैं इट शुडंट बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ही आपके पास। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट एक्ट है आपके पास। और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस,